संगीता और राजेश के पोल खुलने के बाद परिवार वाले एक दूसरे पर अपनी अपनी संपन्नता की झूठी धाक जमाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अड़ोस पड़ोस से चीज़ें उधार मांगने में भी संकोच नहीं किया। पर जब पोल खुली तो नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए चंद्रशेखर अगस्त्य की लिखी कहानी लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना। एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। सुबह से ही घर को सजाने और पड़ोस से ली गई चीज़ों को करीने से सजाने का कार्य तेजी से चल रहा था। संगीता को देखने लड़के वाले जो आ रहे थे, अन्य बहुत से भारतीय परिवारों की तरह लड़के वालों पर अपनी संपन्नता की धाक जमाने के लिए अड़ोस पड़ोस से चीज़ें उधार लेकर स्वागत की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी थी। लड़के वालों के जलपान के लिए शहर के सबसे महंगे होटल से खाना लाने बड़े भैया जा चुके थे। यह तय हुआ कि जब खाने की चीज़ें परोसी जाएं तो कहा जाए कि ये सब संगीता के हाथों की बनी है। संगीता की माँ कमांडर की तरह घर के सदस्यों को आदेश दिए जा रही थी। वाकई किसी भारतीय लड़की की शादी करना किसी मोर्चे को फतह करने से कम थोड़े ही है। सारी तैयारियां होने के बाद संगीता के सजने का नंबर आया। उसकी माँ ने उसे अपने हाथों से सजाया। इस कार्य में न जाने इत्र की कितनी शीशियाँ और फेस पाउडर के कितने डिब्बे शहीद हुए। आखिर 3 घंटे के अथक परिश्रम के पश्चात संगीता का मेकअप पूरा हुआ। इस कठिन परिश्रम के बाद माँ बेटी दोनों ने एक लंबी सांस ली। लड़के वालों के आने तक संगीता ने एक पत्रिका को पढ़ना आरंभ किया। फिर उसकी माँ अपना मेकअप करने चली गई। थोड़ी देर बाद संगीता की माँ आई और बेटी को पत्रिका पढ़ते हुए देखकर बोली, संगीता बेटी, अपना चश्मा उतार दो। कहीं लड़के वालों के सामने चश्मा पहनकर मत आ जाना। हमने उन्हें यह नहीं बताया है कि तुम चश्मा लगाती हो। शादी हो जाने दो, फिर तुम जब चाहे चश्मा पहनना। लेकिन मम्मी, अगर मैंने चश्मा उतार दिया तो मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। यह वास्तव में बड़ी विकट समस्या थी। चश्मे के बिना तो संगीता को आदमी चूहे जितने नज़र आते थे, लेकिन लड़की की शादी का मामला हो और बीच में अड़चने आएँ तो उनका हल निकल ही आता है। माँ ने बेटी से कहा, सुनो बेटी, एक काम करते हैं, उन लोगों के आते ही दरवाज़ा मैं जाकर खोलूँगी। लड़के के माँ बाप के अंदर आने तक मैं उनके साथ रहूँगी। तुम अपना चश्मा उतार कर अपने पापा का हाथ पकड़कर आना। आवाज़ की दिशा का अनुमान लगाकर लड़के के माँ बाप के पैर छू लेना। इतने में मैं तुम्हें सोफे पर बिठा दूँगी। माँ की यह बात सुनकर संगीता ने सहस्र अपनी स्वीकृति दे दी। यह तो हुआ तस्वीर का एक पहलू। अब लड़के वालों की बात सुनिए। वे भी कुछ कम चिंतित नहीं थे। वैसे लड़का देखने में अच्छा था और एक अच्छे पद पर भी आसीन था। इस ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए उसने दिन रात पढ़ाई करनी पड़ी थी। फलस्वरूप नज़र उसकी भी काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी थी और चश्मा उसके चेहरे की शोभा बढ़ाने लगा था। लड़की वालों की तरह लड़के की माँ भी अपने बेटे के चश्मे के कारण काफ़ी परेशान थी। वह चाहती थी कि शादी होने तक चश्मे वाली बात का पता लड़की वालों को ना चले। लड़की वालों के यहाँ जाने से पूर्व वह इसी सोच में डूबी रही कि आखिर चश्मे का क्या किया जाए। आखिर उन्हें एक उपाय सूझा और वह लड़के से बोली, राजेश, मैं नहीं चाहती कि शादी होने तक लड़की वालों को इस बात का पता चले कि तुम चश्मा लगाते हो। क्या तुम चश्मा उतार कर नहीं चल सकते? समस्या काफ़ी विकट थी। आखिर इसका हल भी ढूंढ निकाला गया। अपने जीवन भर का सारा अनुभव काम में लाती हुई राजेश की माँ बोली, ऐसा करते हैं जैसे कि
हम लड़की वालों के यहाँ पहुँचे। तुम झट से अपना चश्मा उतार देना, फिर अपने पिता का सहारा लेते हुए तुम चुपचाप मेरे पीछे चले आना। दरवाज़ा खुलते ही मैं लड़के के माँ बाप से बात करने लग जाऊंगी। फिर तुम मेरी आवाज़ से दिशा का अनुमान लगाकर लड़की के माँ बाप के पैर छू लेना। इससे लड़की वाले यह सोचेंगे कि लड़का काफ़ी सीधा है और बड़ों का आदर करना जानता है। बाकी मैं संभाल लूँगी। एक सच्चे आज्ञाकारी पुत्र की भांति राजेश ने सिर हिलाकर हामी भर दी। लड़की वालों की तरह लड़के वाले भी अपनी संपन्नता दिखाने के लिए पड़ोसी से कार मांग लाए थे। पड़ोसी ने कार देने में कुछ हुज्जत भी की, क्योंकि कार उसकी अपनी नहीं थी, पर राजेश के मित्र होने के कारण आखिर उसने उन्हें कार की चाबी दे दी। संजोग से लड़के के पिता और लड़की के पिता दोनों ही इस झूठे दिखावे के एकदम विरुद्ध थे। राजेश के पिता ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, पार्वती, क्यों इतना दिखावा कर रही हो? इसके उत्तर में राजेश की माँ ने फिलॉसफर की भांति बोलते हुए कहा, एक बात पूछूं? जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा ना? लेकिन तुम इस समय गुड़ की बात क्यों ले बैठी हो? आप समझते क्यों नहीं हैं? अगर हम अपने संपन्न होने का दिखावा न करें तो हमें दहेज में क्या मिलेगा? हमारी शान देखकर लड़की वाले हमें ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयत्न करेंगे। क्या आपके माँ बाप ने भी यही कुछ नहीं किया था? मगर वह जमाना कुछ और था। और क्या तुम उसका परिणाम इतनी जल्दी भूल गई? बाद में सारी बातों का पता लगने पर दोनों परिवारों में कितना तनाव पैदा हो गया था। राजेश के पिता समझाते समझाते हार गए और अंत में वही हुआ जो राजेश की माँ ने चाहा। उधर संगीता के पिता ने भी अपनी पत्नी से इस झूठे दिखावे का विरोध करते हुए कहा, संगीता की माँ, आखिर इतना आडंबर करने की क्या ज़रूरत है? लड़के वाले लड़की को देखने आ रहे हैं ना, कि हमारी संपन्नता को? इसके जवाब में संगीता की माँ बोली, क्या जी, कुछ पता भी है कि आजकल लड़कियों का ब्याह करना कितना दुष्कर काम है? अगर मैं यह सब न करूं तो लड़के वाले यहाँ झांकेंगे भी नहीं। मेरे माँ बाप ने भी यही किया था, तभी तो तुम खिंच कर चले आए थे। तो तुम्हें उसका नतीजा भी तो याद होगा। शादी के बाद दोनों परिवार वाले एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन मेरी चतुराई से वह तनाव भी शीघ्र ही समाप्त हो गया था। पति पत्नी की जिद में अक्सर पत्नी की ही विजय होती है। आखिरकार यहाँ भी संगीता की माँ की ही विजय हुई। आखिर मांगी हुई कार में बैठकर लड़के वाले शान से लड़की वालों के यहाँ पहुँचे। जिस तरह बम के फूटते ही चारों तरफ एक खलबली सी मच जाती है, ठीक वैसा ही हाल लड़के वालों को देखकर लड़की वालों के यहाँ हुआ। कार से नीचे उतरते ही राजेश ने अपना चश्मा जेब में डाल लिया और अपने पिता का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। राजेश की माँ तेजी से आगे गई और दरवाजे पर लगी कॉलबेल बजाई। लड़की वाले तो अंदर तैयार ही बैठे थे। लड़की की माँ ने झट से दरवाज़ा खोला। आइए आइए, रास्ते में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई आपको? औपचारिकता निभाते हुए लड़की की माँ ने पूछा। अजी, तकलीफ़ कैसी, हम तो मज़े से अपनी कार में आए हैं, अपनी संपन्नता की धाक जमाने के लिए, राजेश की माँ ने कहा। अच्छा बैठिए, पहले एक एक बोतल कोका कोला हो जाए। कोका कोला? लड़के की माँ ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। जी हाँ, क्या करें अब, आग लगे इस सरकार को जिसने देश में कोका कोला का मिलना ही बंद करवा दिया। अब इसे अमेरिका से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। हमारे यहाँ तो इसके बिना काम ही नहीं चलता। यह तो अच्छा हुआ कि हमारे भाई साहब अमेरिका में बिजनेस करते हैं। वह अक्सर कोका कोला के कंसंट्रेट की शीशियाँ भेज देते हैं। शरबत के एक गिलास में बस कुछ बूंदें डालनी पड़ती हैं और कोका कोला तैयार। अपनी संपन्नता दिखाने का मौका न चूकते हुए संगीता की माँ ने कहा। लड़के की माँ भी कम नहीं थी।
उन्होंने भी अपनी शान बखारने के लिए कितने ही किस्से गढ़कर बयान कर दिए। इस तरह लड़के की माँ और लड़की की माँ न जाने कब तक एक दूसरे पर अपनी संपन्नता की धाक जमाती रहीं कि अचानक लड़का और लड़की अपनी अपनी माताओं के निर्देश के अनुसार टटोलते हुए आगे बढ़े कि उनमें एक हल्की सी टक्कर हो गई। लड़के ने सोचा कि यह लड़की की माँ है और लड़की ने सोचा कि यह लड़के की माँ है। दोनों एक दूसरे के पैरों पर झुके और एक साथ बोले, पाँव लागू माँ जी। मर्दानी आवाज़ सुनकर लड़की चौंकी। उसे लगा अवश्य ही उससे भूल हो गई है। लड़का भी लड़की की माधुर्य से भी हल्की सी आवाज़ सुनकर समझ गया कि वह लड़की की माँ नहीं हो सकती। आखिर वह सच्चाई सामने आ ही गई जिसे दोनों पक्ष छिपाने की भरसक कोशिश कर रहे थे। लड़की ने झट से अपना चश्मा लगा लिया, लड़के ने भी अपना चश्मा लगा लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर बुरी तरह झेपे। लड़का इधर उधर देखने लगा, लड़की लाज के मारे अंदर चली गई। लड़के की नज़र जरा कमज़ोर है, डॉक्टर ने कुछ दिन चश्मा लगाने के लिए कहा है। बात को संभालते हुए लड़के की माँ ने कहा। अजीब संजोग है, संगीता को भी डॉक्टर ने यही कहा है। लड़की की माँ ने भी बिना पूछे कहा। आइए आइए ना, बातों बातों में मैं आपको अंदर बिठाना ही भूल गई। आइए, बातें तो होती रहेंगी, पहले कुछ जलपान हो जाए। सारा सामान खुद संगीता ने बनाया है। कुकिंग कोर्स में डिप्लोमा किया है न मेरी बेटी ने। अपनी बेटी की तारीफ करते हुए संगीता की माँ ने कहा। पड़ोसी से मांगे गए क्राकरी सेट पर सभी व्यंजन सजाकर संगीता की माँ ले आई। संगीता भी गुपचुप आकर एक सोफे पर बैठ गई। कहकहों के साथ जलपान शुरू हुआ। जलपान के बीच राजेश की माँ ने कमरे में रखी चीज़ों की तारीफ करनी प्रारंभ की और संगीता की माँ उन सबको इम्पोर्टेड कहकर अपनी झूठी संपन्नता का बखान करती रही। जमुना प्रसाद, राजेश के पिता, और राम प्रसाद, लड़की के पिता, अपनी अपनी पत्नियों की बातें सुन रहे थे। दोनों पुराने मित्र थे और संजोग बस काफ़ी दिनों बाद मिले थे। दोनों कभी कभी मुस्कुराकर एक दूसरे को देख लेते। इस तथ्य से दोनों की पत्नियां परिचित नहीं थीं। अचानक कॉल बेल की घंटी सुनकर संगीता की माँ उठी। दरवाज़ा खोलने पर एक व्यक्ति ने पूछा, गिरीश बाबू यहीं रहते हैं? गिरीश संगीता के भाई का नाम था। हाँ कहिए, उससे क्या काम है? जी, बिल के पैसे लेने आया था। कैसा बिल? जो गिरीश बाबू हमारे होटल से खाना लेने आए थे, लेकिन अपना बटुआ घर भूल गए थे। खाने का बिल लाया हूँ। वह कह रहे थे कि उनकी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए हमने खाना दे दिया। वह आदमी इतनी ज़ोर से बोल रहा था कि उसकी आवाज़ लड़के वाले भी सुन रहे थे। लड़के की माँ सारा माजरा समझ गई। लड़की की माँ होटल वाले सदमे से अभी संभल नहीं पाई थी कि अचानक पड़ोसी का पप्पू आ धमका और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, आंटी, मम्मी कह रही थी कि क्राकरी खाली हो गई हो तो लौटा दें, हमारे यहाँ भी मेहमान आए हैं। संगीता की माँ को सिर घूमता महसूस हुआ। कमबख्त, इन्हें अभी आना था, उन्होंने सोचा। उधर यह सब सुनकर लड़के की माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। इतना धोखा! उन्होंने सोचा, यह तो अच्छा हुआ कि शादी से पहले ही पता चल गया। होटल वाले का बिल चुकाकर और पड़ोसी की क्राकरी आदि लौटाकर संगीता की माँ धीमे धीमे आकर बैठ गई। लड़के की माँ से आंखें मिलाने का साहस उनमें नहीं था। लड़के की माँ व्यंग्यात्मक दृष्टि से उनकी तरफ देख रही थी, लेकिन झूठ बोलने वालों का पलड़ा हमेशा भारी नहीं रहता। लड़के वालों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक कॉल बेल बजी और फिर कोई मुसीबत सोचकर संगीता की माँ उठी और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर लड़के वालों के वह पड़ोसी थे जिनसे कार उधार ली गई थी।
वह संगीता की माँ को देखते ही बोले, सुनिए बहन जी, राजेश आपके यहाँ है। कहते कहते उनकी नज़र राजेश पर टिक गई, जो घबराया हुआ बैठा था। उस महाशय ने आओ देखा न ताओ झट से अंदर जा पहुँचे और बोले, यार राजेश, ला फटाफट गाड़ी की चाबी। मैंने तो पहले ही मना किया था कि गाड़ी मत ले जा, मेरे एक दोस्त की है, उसने फ़ौरन गाड़ी मंगवाई है। यह कहते हुए उन्होंने राजेश के हाथों से कार की चाबी ले ली और भाग खड़े हुए। काफ़ी देर तक कमरे में चुप्पी छाई रही। अचानक राम प्रसाद और जमुना प्रसाद के मुंह से कहकहे फूट पड़े। दोनों मित्र गले मिले। दोनों की पत्नियां आश्चर्य से उन्हें देखने लगीं। आखिर हंसी रोककर जमुना प्रसाद बोले, यह भी खूब रही यार, हम तुम्हें बेवकूफ़ बनाने चले थे और तुम हमें। यह सुनकर राम प्रसाद ने गंभीर होकर कहा, मित्र, यह सब तो तुम्हारी भाभी का प्लान था। वैसे हम तो मध्य वर्ग के लोग हैं। अब यह बात और है कि तुम इस रिश्ते को स्वीकार करो या नहीं। कैसी बात करते हो यार, हम कौन से धन्ना सेठ हैं। मेरी तरफ से यह रिश्ता पक्का समझो। जमुना प्रसाद ने अपने मित्र को गले से लगाते हुए कहा। यह देखकर दोनों की पत्नियां समझ गईं कि उनके पति एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। हमें माफ़ करना बहन, झूठे दिखावे के चक्कर में हम क्या कर बैठे। संगीता की माँ ने राजेश की माँ से कहा। यह क्या कह रही हो बहन, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। राजेश की माँ संगीता की माँ को गले लगाते हुए बोली। यह तो शुक्र है कि यह भाई साहब के मित्र निकले, वरना कोई और होता तो शायद। संगीता की माँ ने कुछ कहना चाहा। छोड़ो ये बातें, इंसान को कभी झूठी शान नहीं दिखानी चाहिए। कभी न कभी तो पोल खुल ही जाती है। और खैर जाने दो, मुझे तो यह रिश्ता पसंद है। अब आप अपनी राय दे सकती हैं। राजेश की माँ ने कहा। क्या कह रही हो बहन, मेरी तरफ से तो हाँ ही समझो। अच्छा, तो इसी बात पर मुंह मीठा करवाओ और चाय पिलवाओ, लेकिन हाँ, चाय घर की और संगीता के हाथों की बनी हो। राजेश की माँ ने इस बात पर एक कहकहा लगाया और संगीता शर्मा कर चाय बनाने रसोई की तरफ चली गई। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की ज़रूरी सीख भी देती है। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।